आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो आज हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा वह यह विश्व भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यहाँ किस संचार तकनीक की बात हो रही है? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप। वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। इंटरनेट से क्या होता है? हम सभी को क्या भेज सकते हैं? मेल भेज सकते हैं, ठीक है, वीडियोस हम देख सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, सभी चीजें क्या है, हम इंटरनेट से यूज कर सकते हैं। पेजर क्या होता है? पेजर यह एक ध्वनि संचारण है। क्या है? ध्वनि। पोस्ट कार्ड की बात करें तो देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, हम सभी को पोस्ट कार्ड पत्र भेजते थे, तो यह वही पोस्ट कार्ड है। ठीक है, बाकी ये कंप्यूटरों को जोड़ने का काम नहीं करता है। पेजर भी कंप्यूटर को जोड़ने का काम नहीं करता है। केबल क्या होता है? मान लीजिए मुझे एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो एक केबल होती है, एक लंबी सी वायर होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वह क्या होती है? केबल। बाकी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चलिए इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो अगर सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो है चिनाब नदी। क्या है? चिनाब नदी क्या है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अगर हम सतलज की बात करें, ठीक है, सतलज का पहला नाम क्या था? सतलज को देखिए, आज के जमाने में इसको हम क्या कहते हैं? सतलज। और पहले इसे क्या कहते हैं? सुताधारी। सुताधारी। ठीक है, ये कहाँ से निकली है? तो राकस्थल। ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? तो राकस्थल। ठीक है, इसका पहले सतलुज का पहला नाम क्या था? तो सुताधारी। ठीक है, अगर हम श्योक नदी की बात करें तो यह काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख के मध्य, लद्दाख के मध्य बहती कौन सी नदी? श्योक नदी। कहाँ बहती है? काराकोरम और लद्दाख के मध्य बहती है। ठीक है, और अगर हम रावी की बात करें तो यह रोहतांग। ठीक है, अगर हम रावी नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो रोहतांग से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ठीक है, देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है चिनाब नदी। ठीक है, सतलुज का पहला नाम क्या था? सुताधारी। इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? तो राकस्थल। श्योक नदी किन के मध्य बहती है? तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य। ठीक है, चिनाब क्या है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और अगर रावी नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? तो रोहतांग है। ठीक है, और अगर हम सिंधु नदी की बात करें, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? तो बोरखाछा ग्लेशियर। कौन सा? बोरखाछा। बोरखाछा, इसका सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बोरखाछा ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। क्या सभी को आपके बात समझ में आई? अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी या है? ठीक है इसलिए क्योंकि अभी तक क्या हमारी जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, आखिरी बार जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में हुई। ठीक है, तो उत्तर मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता
दर सबसे कम है। तो अगर हम साक्षरता दर सबसे कम की बात करें तो कहाँ है? बिहार के। बिहार की लिटरेसी रेट क्या है? सबसे कम है। साक्षरता का मतलब होता है जो इंसान क्या हो, एकदम पढ़ा लिखा नहीं, ठीक है, जो 7 साल से क्या हो, बड़ा हो, और जिसे अपना नाम लिखते आता हो या थोड़े बहुत अक्षर क्या हो, पढ़ते आता हो, तो वह साक्षरता की लिस्ट में आता है। आई बात आप लोगों को समझ में? है। अगर यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ है 6.82% लोग ही क्या है, यहाँ पे साक्षर है, मतलब क्या है, पढ़े लिखे हैं। यह बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें और उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है, यहाँ पर क्या है, साक्षर लोग पाए जाते हैं। और अगर हम पूरे भारत की बात करें कि हमारे पूरे भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में 74.04%। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में 74.04% क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे की आते हैं। ये देखिए, अगर हम राज्य की बात करें, है ना, सबसे कम साक्षर कहाँ पर है, तो बिहार में। और अगर सबसे ज्यादा की बात करें, क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ है, तो है केरल में। ठीक है, तो कितने प्रतिशत, तो 94%। ठीक है, केरल में क्या है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, मिलते हैं वहां पे हमको। ठीक है, कितने, तो 94। ठीक है, के अकॉर्डिंग, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। आई बात आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित कौन सी वर्तमान में राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सी धातु वर्तमान में राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई? का उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख बताइए जल्दी। देखिए, गलत तो गलत ही सही, ठीक है, पर आप लोगों को अपनी प्रेजेंट लगानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताइए, मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको। वेरी गुड, तो हमें वहां से क्या मिला है, तांबा मिला है। आई बात समझ में? अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह कितनी पुरानी है, ये तो से लेकर 1300 ईसा पूर्व, ठीक है, नहीं है, 33 से 1300 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, हमें राजस्थान और ओमान से क्या मिला है, तो तांबा मिला है। क्या मिला है, तांबा। देखिए, अगर हम टीन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। सोना ना कर्नाटका में बहुत है। है कर्नाटका। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, जहाँ पे केजीएफ मूवी में क्या बताया जाता है हमें, बहुत बड़ी क्या है, सोने की खदानें बताते, तो वो रियलिस्टिक में है, हालांकि वैसी की वैसी नहीं है, फिल्मों में एडिटिंग की जाती है। ठीक है, बाकी कोलार गोल्ड माइन आपने सुना होगा। तो यह कहाँ पर है, यह है कर्नाटका। कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। अगर हम चांदी की बात करें तो यह भी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, देखिए, टीन कहाँ पर है, जो छत्तीसगढ़ में। सोना अत्यधिक मात्रा में आपको साउथ इंडिया में मिलेगा। जैसे हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में कहाँ, कोलार गोल्ड माइन में। चांदी, चांदी राजस्थान में भी पाई जाती है। और जो हमारा तांबा है, तांबा हमें कहा, राजस्थान और ओमान में मिला है। अब राजस्थान में कहा, तो कालीबंगा। राजस्थान में कहा, तो कालीबंगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। कल ही हमने, आप अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू, पहली, दूसरी, चौथी का सन कौन सा था। ठीक है, तो चलिए हम इसका सन पता करते हैं। तो अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसका सन कौन सा, 1969 से 70। ये क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना का सन था। मुझे बताइए इनके मध्य क्या कोई युद्ध हुआ था क्या? क्या कोई युद्ध हुआ था भारत का किसी और? देखिए युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्या भारत चीन का हुआ था क्या? याद करिए भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। देखिए हमने पढ़ा है भारत चीन का हुआ था 19 में। अगर द्वितीय की बात करें 1909 से 45 तक। ठीक है, प्रथम की बात करें तो 1914 से 18। ठीक है, अब देखिए भारत पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हमें पता है। ठीक है, एक तो हुआ था 1905 में और एक कब हुआ था, 1970। हाँ दो, 1971 में भी हुआ था। 1971 में कब हुआ था, तो हुआ था हमारा 26 मार्च। है 26 मार्च को क्या हुआ था, जब हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान, यानी आज की तारीख में हम उसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश। हाँ, तो बांग्लादेश उसका पहला नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाने हेतु भारत ने पाकिस्तान की मदद की थी और फिर बांग्लादेश का गठन हुआ था। अब बांग्लादेश के आजादी का दिन मना लो, है ना, तो कौन सा है ये, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आजादी मिली है और भारत ने बांग्लादेश की मदद करी थी आजादी हेतु। ठीक है, देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब कब हुआ, 1965 में और 1971 में। हमने डायरेक्ट क्या किया था, मदद करी थी कि बांग्लादेश की। ठीक है, चलिए भारत चीन, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, 19 द्वितीय विश्व युद्ध। ये डेट आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी। अगर आप इंडियन आर्मी के पहले के पेपर्स देखें प्रीवियस ईयर का, आपको ऐसे क्वेश्चन को मिलेंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 में। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के निचले सदन की अधिकतम सदस्य संख्या है, बताइए जल्दी से उत्तर दीजिए। संसद के निचले सदन अधिकतम सदस्य संख्या है, बताइए मुझे। देखिए अगर हम संसद की बात, है ना, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के तीन मेजर फॉर्म होते हैं। एक तो हमारा होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, और तीसरा लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा होता है ये हमारा क्या था, अपर हाउस, उच्च सदन। ठीक है, क्या होता है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस यानी उच्च सदन। अब जो लोकसभा होती है ये क्या होती है, हमारा निचला सदन। हाँ, लोकसभा को क्या कहते हैं, निचला सदन। क्या अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा होता है, 52। अनुच्छेद 52। अगर हम राज्यसभा की बात करें, अनुच्छेद 80। और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। आई बात समझ में आप लोगों को। अब लोकसभा को क्या कहते हैं, हम निचला सदन कहते हैं। निचले सदन में कितने लोग होते हैं, ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 550। कितनी होती है, 552, मतलब 552 पर हमें एक चीज इसके अंदर क्या करनी है, याद रखनी। देखिए हमारे जो संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मूल ढांचे में जितनी संख्या दे रखी है कितनी दे रखी है, 550 पर 104 संविधान संशोधन
संविधान संशोधन द्वारा दो एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया। के संविधान संशोधन, अभी संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2019। देखिए इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो कुल मेंबर कितने होते? 552 होते, ठीक है। अब देखिए इसका रेशो हम इस प्रकार ले सकते, 550 जो चुनकर आते हैं, ठीक है, हर राज्य से क्या होते हैं, कर आते हैं। बाकी ये जो दो होते हैं, क्या बोला मैंने, ये जो दो होते हैं ये क्या होते हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। एंग्लो इंडियंस मतलब जो भारत के होके कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से सिलेक्ट करके हमारे कंट्री में लेकर आते हैं, ठीक है, उनको हम एंग्लो इंडियंस, ठीक है। इनको क्या कर दिया है, 2019 हटा दिया गया है, ठीक है, 2019 हटा दिया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 104 संविधान संशोधन द्वारा दो एंग्लो इंडियंस रहती थी, उसको हमने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। या आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। पर हमारे जो संविधान का मूल ढांचा है ना, क्या है मूल ढांचा, क्या इतनी देखे रखिए, पर अभी हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया है। ये आपको बहुत अच्छी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के कृष्ण अय्यर इस शास्त्रीय शैली से संबंधित थे? बताइए इसका उत्तर मुझे। के कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय से संबंधित थे? बताइए जरा। वेरी गुड, okay? तो भरतनाट्यम थे, ठीक है। देखिए ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस था, तो भरतनाट्यम। अगर हम ओडिशा की बात करें, कहाँ का शास्त्र, तो ओडिशा का है। कहाँ का है, इनकी नृत्य की है सोनल मान सिंह, ठीक है। अगर हम कथक की बात करें, कथक कहाँ का है, जल्दी से मुझे बताइए, कथक का, हेलो, कथक कहाँ का है, तो कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तो कथक के कौन नृत्य के हैं, तो बिरजू महाराज, कल ही हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन में, ठीक है, बिरजू महाराज, महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, इनका भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है। अगर हम सतरिया की बात करें तो यह कहाँ का है, यह है असम का, कहाँ का है, असम का, ठीक है। इनकी नृत्य की कौन है, तो अनीता शर्मा, अनीता शर्मा। और भरतनाट्यम दोस्तों हमारे यहाँ का सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, जो है तमिलनाडु, कहाँ का, तमिलनाडु का। आई बात आप लोगों को समझ में दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं, ओडिशा, ठीक है, ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। यहाँ के नृत्य के ओडिशा डांस कौन करती है, तो सोनम मान सिंह करती है। कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ये नृत्य कौन है, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। सतरिया कहाँ का है, या सत्रिया कहाँ का है, असम का है, ठीक है, अनीता शर्मा। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ई कृष्ण अय्यर, कौन है, ई कृष्ण अय्यर, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित संबंध है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रणजी ट्रॉफी
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध, अगर हम टेनिस की बात करें, टेनिस में ट्रॉफी मिलती है लक्ष्मी। जय लक्ष्मी रामानुज आमा ट्रॉफी है। हम बेसबॉल की बात करें तो यहाँ मिलते हैं कमिश्नर ट्रॉफी मिलती है। अगर हम फुटबॉल की बात करें, हम हजरत महल। आई बात समझ में आप लोगों को? देखिए, रणजी ट्रॉफी हमें कहाँ मिलती है? तो क्रिकेट में मिलती है। कहाँ मिलती है? क्रिकेट। अगर हम टेनिस की बात करें तो जयलक्ष्मी ट्रॉफी या रामानुज ट्रॉफी हमें यहाँ मिलती है। बेसबॉल में हमें कमिश्नर ट्रॉफी मिलती है। कौन सी? कमिश्नर ट्रॉफी मिलती है। फुटबॉल में बेगम हजरत महल कप से नवाजा जाता है। काई में, खेल में तो फुटबॉल में। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे। कौन सी जनवरी? जनवरी में तो लौटे, पर कौन सा सन? ठीक है, उत्तर बताइए मुझे। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 1915। ठीक है, इसका मतलब प्रश्न हमें यह कह रहा है कि गांधी जी भारत कब, अरे कहाँ से लौटे? तो अपनी पूरी पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका से कहाँ लौटे? भारत लौटे थे। आई बात समझ में? तो कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिया यहाँ पे। चलिए, 1911 में क्या हुआ था? तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट। के कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बदली गई थी? तो 1911 में बदली गई। के अब देखिए यहाँ पे 1907 में क्या हुआ था? तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। का सूरत के क्या हुआ था? आईएनसी, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। तो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, अगर हम 1919 की बात करें तो यहाँ क्या हुआ था? 13 अप्रैल। तो उनमें जलियांवाला नरसंहार हुआ था। ठीक है, देखिए 1911 में क्या हुआ था? कलकत्ता से राजधानी हटा के हमने दिल्ली में शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, 1907 में क्या हुआ था? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1919 की बात करें तो ये दिनांक आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। 13 अप्रैल 19 में जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आई बात समझ में? आ सकता क्या, काफी बार पूछा भी गया है और एसएससी अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। जी हाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अच्छी तरीके से नोट्स बना के अपनी प्रॉपर कॉपी तैयार कर लेनी है। ठीक है, हमारे यहाँ मैथ्स की क्लासेस लगती है, रीजनिंग सभी की क्लासेस लगती है और डेली बेसिस पे लगेंगी दोस्तों। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाती सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो जिसके ऊपर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ उनको आप अपने नोट्स में अच्छे से उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खासी पहाड़ियों के डैश में मासिनराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने? खासी पहाड़ियों के डैश में मासिन राम, ये जो नाम लिखा है ये आपको रट लेना है। क्या कर लेना है? एकदम ही रट लेना है। ठीक है, अगर नींद में भी जगा कर पूछा जाए अब से कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, क्या कहेंगे? मासिन राम में होती है। आई बात समझ में? दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। ठीक है, तो कौन से भाग में? दक्षिणी भाग। आई बात आप लोगों को समझ में? खासी पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में मासिन राम में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब ये कहाँ कहाँ स्थित है भारत में? तो यह है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय। अब देखिए, इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब में समझने की करते हैं। मेघालय में ही क्यों इतनी बारिश होती? कुछ तो रीजन होगा कि नहीं? ऑब्वियसली है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये है वहां की 3 मेजर पहाड़ियां। खासी, गारो और जैंतिया। ये क्या है? ये है मेघालय। देखो, हमने क्या नाम घोषित कर दिया? मेघालय। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए, जब भी बारिश का मौसम आता है तो खासी, गारो और जैंतिया के मध्य जो भी बादल आता है घिरा का घिरा रह जाता है। ये पहाड़ियां ऐसी है कि किसी भी बादल को जाने नहीं देती। अगर एक बार यहाँ पर क्या हुआ, बादल आके फंस गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगी? अपने क्षेत्र में से बाहर नहीं निकलने देंगी। आई बात समझ में आपको? इसलिए क्या होता है, अगर कोई भी बादल यहाँ पर आ गया तो यह पूरी वर्षा कर कर ही जाएगा। आई बात समझ में? मान लीजिए ये पहाड़ियां है, मेरे दोनों हाथ क्या है? पहाड़ी। अगर यहाँ पर कोई बादल फंस गया तो ये जो पहाड़ियां ये क्या करेंगी? उनको आगे पीछे कहीं जाने नहीं देंगी। तो क्या होगा? बादल वहां फंस जाएगा, उसी कारण सारी वर्षा क्या हो जाएगी? वहीं पर हो जाएगी। इसलिए यही कारण है, इन तीनों पहाड़ियों के कारण ही क्या होती है, मेघालय में सबसे अधिक सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर जयंती महीने में मनाई जाती है। महावीर जयंती अभी हाल फिलहाल में ही है। बताइए मुझे कब मनाई जाती है? महावीर जयंती महीने में मनाई जाती है, तो किन महीनों के मध्य मनाई जाती है? तो मार्च और अप्रैल के मध्य मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? तो महावीर जयंती मनाई जाती है। अब जो महावीर है, ये भगवान महावीर, भगवान महावीर यह क्या है? जैन धर्म 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए, अगर हम अगस्त सितंबर की बात करें तो यहाँ हम क्या बनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, अगस्त सितंबर में हमारे देश में कौन सा त्योहार बनाते हैं?
बताइए कौन सा? तो रक्षाबंधन बनाते हैं। अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करें तो दीपावली आती है। ठीक है, दीपावली। क्रिसमस भी बनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, चलिए। और मई जून की बात करें तो यहाँ पे होती है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। अच्छी तरीके से आप लोगों को यह याद कर लेना है। ठीक है, कि महावीर जयंती, ठीक है, भगवान महावीर के जन्मोपरांत बनाई जाती है। अब क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्या है? जैन धर्म के 24वें क्या थे? तीर्थंकर। आई बात समझ में आप लोगों को दोस्तों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? उत्तर बताइए मुझे जल्दी से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया था 2000 में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की क्या की थी? मेजबानी की। अगर हम खेलो इंडिया गेम्स की बात करें, ये कब शुरू हुआ था? 2017 के भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा क्या हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुआ था। तो कब शुरू किया था हमने? 2017 में। ठीक है, पर इसका पहला संस्करण अगर हम देखा जाए, पहला खेल 2018 में खेला गया। कहाँ पर? तो दिल्ली में। ठीक है, पहला गेम कहाँ खेला गया? दिल्ली में। अब 2019 पर आ जाते तो ये खेला गया था महाराष्ट्र में। और 2020 की बात करें तो वो खेला गया था असम में। ये दोस्तों देखिए, फिर से समझिए कुछ। खेलो इंडिया शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हमने डिसाइड कर लिया था भारत ने कि हमको खेलो इंडिया युद्ध स्टार्ट करना है। क्यों? खेल को आगे बढ़ाना है। तभी में क्या करना है? खेल को जागरूक करना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम मेंटली ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब शुरू किया गया था? 2017 में। पर इसका पहला संस्करण कब किया था हमने? 2018 में। कहाँ पर? तो दिल्ली में। 2019 में दूसरा हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, और 2020 में कहाँ? तो तीसरा संस्करण था इसका, तो असम में। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये इसका फोर्थ था, यानी चौथा संस्करण कहाँ पर था? तो हरियाणा में था। आशा करती हूँ हम जो क्वेश्चन की आ रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, आपके लिए बेनिफिशियल हेल्पफुल होगी। ठीक है, आप ऐसे ही तैयारी करती रहिए। मौलिक, अगले प्रश्न, मौलिक अधिकार के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान? ऐसा कर, देश, किस देश के संविधान से लिया गया है? का मुझे उत्तर बताइए चलिए जल्दी से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मुझे उत्तर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका। वेरी गुड। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी एस। यूएसए से क्या लिया है? हमारे मौलिक अधिकार हम लिए हैं। अगर हम बात करें किन अनुच्छेदों में आता है इनका वर्णन, किन अनुच्छेद में किया गया है भारत के, भारतीय संविधान के? तो 12 से 35। 12 से 35। ठीक है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है, कोई हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे लेता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आई बात समझ? सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का गार्जियन कहा जाता है, ये रक्षक। चलिए, अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, हमने यहाँ से क्या लिया है? तो कानूनी
शासन प्रणाली। ठीक है, हमने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके क्या लिया है, कानून शासन प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लिए, जो को धन करते हैं, क्या करते हैं, धन का मतलब क्या होता है, देखिए आगे हम इतने एजुकेशन बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती संविधान की, हम चाहते कि थोड़ा सा क्या संशोधन हो, थोड़ा बदलाव हो। आई बात समझ, जैसे अभी हमने क्या देखा, एंग्लो इंडियंस हमको भारत में नहीं चाहिए, तो हमने 104 संशोधन किया था। आई बात समझ में, संशोधन मतलब क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बदलाव कर। आई बात समझ, बदलाव जरूरी है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लिया, तो संशोधन करना, बदलाव करना, काय में, बताइए काय में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, अब जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो आपातकालीन, इमरजेंसी, है आपातकाल, इमरजेंसी आपने सुना होगा, ठीक है, आपातकालीन इमरजेंसी लगा देना। अब इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी प्रकार से लगती, देखिए ये मैं अनुच्छेद बता रही, अगर मैं अनुच्छेद 52 की बात करूं, देखिए अगर हमारे यहाँ आंतरिक अशांति होता है, ठीक है, या बाहरी तौर पर अशांति होती है, आई बात समझ में, तो हम क्या कर सकते, तो हम नहीं, हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारा जो क्या है, हमारा मंत्रिमंडल मिलके क्या करेगा, आपातकालीन घोषणा कर सकता है, तो कौन, 52 में। ठीक है, चलिए फिर आता है आपातकाल की बात करें, 1956 में, अगर हम 356 की बात करें, यहाँ पर क्या है, अगर राष्ट्रपति को लगे, वैसे इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा दे, अगर राष्ट्रपति को लगे कि यह राज्य ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्या कहा मैंने, यह राज्य ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना शासन वहां लगा देगा। आई बात समझ, अब होती है 360, ठीक है, ये अनुच्छेद बता रही हूँ मैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद ये होता है वित्तीय आपात। आई बात समझ रहे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर हमको लगे कि हमारे देश में क्या हो, फंडिंग की कमी हो गई है, पैसे की क्या हो गई है, कमी हो गई है, आई बात समझ में, तो कौन सा आपातकाल लगेगा, कौन सी आपातकाल आहट लगेगी। आई बात आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में नए ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब होता है एस, आई बात समझ में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का फुल फॉर्म क्या होता है, CDS। चलिए इसका उत्तर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से इसका उत्तर चाहिए मुझे, जल्दी बताइए, चलिए। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर क्या है, अनिल चौहान। अनिल चौहान को क्या बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस। आई बात समझ में। अगर हम बिपिन रावत जी की बात करें, तो हमारे फर्स्ट सीट क्या थे, फर्स्ट CDS थे, ठीक है। अब जो हमारा अनिल चौहान है, इन क्या है, सेकंड बनाया, क्या है, सेकंड CDS बनाया है। CDS का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, क्या होता है हमारा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आई बात समझ में आप लोगों को। अगर हम अजय सिंह की बात करें, ये क्या है, पे कमांडर, कहाँ के, तो अंडमान निकोबार के। अजय सिंह कौन है, तो 16वें कमांडर इन चीफ है, कहाँ के, अंडमान निकोबार के है, ठीक है। अब देखिए अगर हम मनोज पांडे की बात करें, कौन, मनोज पांडे, तो ये कौन से ऑफ स्टाफ,
आई बात आप लोगों को समझ में? देखिए अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो पहले सीडीएस थे वो कौन थे? तो बिपिन रावत, आपने सुना होगा। ठीक है, एयरप्लेन क्रैशमैन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये कौन थे? हमारे फर्स्ट सीडीएस थे। अब जो सीडीएस रहती है इनकी वर्दी पे कितने स्टार्स होते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। तो इनकी वर्दी पे 4 सितारे होते हैं। कितने होते हैं? 4 सितारे होते हैं इनकी वर्दी पर, सीडीएस की। ठीक है, कितने सितारे होते हैं? तो 4 सितारे होते हैं। आई बात समझ में? और हमारे सेकंड सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान हमारे सेकंड सीडीएस है। मनोज पांडे जी कौन है? तो 29वें चीफ ऑफ स्टाफ है। अजय सिंह की बात करें तो 16वें कमांडर इन चीफ कहाँ के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। यार आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए आप। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य मतलब हमारी फंडामेंटल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 51। यार आप लोगों को क्या कहा मैंने? देखिए हमारे मौलिक कर्तव्य है कौन से अनुच्छेद में? तो 51A, 51A। ए से लेकर के तक। 51A में भी कहाँ से कहाँ तक? तो 51A में, 51A पर के तक आपको क्या दे के रखा है? मौलिक कर्तव्य। कौन सा भाग? तो भाग 4A। कौन भाग 4A? अगर हम इसकी बात करें 50 की, ये क्या करता है? कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करता है। ठीक है, हमारा जो अनुच्छेद 50 है क्या करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग काम करने का करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए। अब ये जो हमारा 53A है, 53A है, ये क्या काम करता है? ये राष्ट्रपति की शक्तियों को दर्शाता है। शक्ति। ठीक है, और 52 की बात करें तो ये क्या कहता है? कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए 51A हमें क्या बताता है अनुच्छेद का? कि वह क्या है, किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कि अगर हम 50 की बात करें, अनुच्छेद 50 की बात करें, तो वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम 53A की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की क्या है? शक्तियां हैं, शक्तियां हैं, काफी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। चलिए, बाकी उनका रियल यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री। कि अगर हम 52 की बात करें तो भारत में एक राष्ट्रपति का। आई बात आप लोगों को समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी? बताइए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मदुरई। मदुरई क्या थी? पांड्यों की राजधानी। अगर हम पांड्यों की बात करें, पांड्यों का शासन ये दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में चला। कब से कब तक? तो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक
क्या चला, इनका शासनकाल चला था। आई बात समझ। अगर हम कल्लूपट्टी की बात करें, कल्लूपट्टी और करियापट्टी क्या है, तमिलनाडु के क्षेत्र है। तमिलनाडु के क्या है, शहर शहर। आई बात समझ में आप लोगों को। चलिए, अब यह क्या है, पलामेडु। पलामेडु क्या है, देखिए क्या है, तमिलनाडु में एक गांव है। जहाँ पे क्या होती है, बैल प्रतियोगिता। देखिए, कल्लूपट्टी और कैरियापट्टी ये क्या है, तमिलनाडु के दो शहरों के नाम है। ठीक है, मदुरई क्या है, पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, पांड्यों का शासन कहाँ था, दक्षिण भारत में। कब से कब तक, तो 16वीं से सॉरी 6ठी से 17वीं शताब्दी तक था। ठीक है, पलामेडु, तो पलामेडु क्या है, तमिलनाडु में एक गांव है जहाँ क्या होती है, बेल प्रतियोगिता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आई की स्थापना कहाँ हुई, बताइए जरा, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ताशकंद। कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। आई बात समझ। चलिए, अगर हम इसकी बात करें, ताशकंद आपने एक और नाम सुना होगा, ताशकंद। ठीक है, ताशकंद समझौता। पर देखिए, ये क्या देके रखा है हमको, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये ताशकंद और यह ताशकंद है। ताशकंद समझौता आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ था, तो ये होता भारत और पाकिस्तान। किन के मध्य हुआ था, भारत और पाकिस्तान में। कब हुआ था, तो 19 हुआ था। किन के मध्य, तो भारत के राष्ट्रपति, सॉरी, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के हुआ था। क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन लोकप्रिय से खड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है, बताइए मुझे। खड़ी नृत्य के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा कोल्लानू। क्या कहा मैंने, कोल्लनालू। ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से लोक नृत्य का लोकप्रिय रूप से खड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है, खड़ी नृत्य कहते हैं कोलानल्लू। आई बात समझ में। जो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर हमें घोड़े मोदनी की बात करूँ तो ये कहाँ का है, गोवा। कहाँ का लोक नृत्य है, तो गोवा का है। अगर मैं थय्यम की बात करूँ तो ये कहाँ का है, केरल। ठीक है, कोली तो यह है महाराष्ट्र। ठीक है, खड़े नृत्य कहाँ का है, तो कोलनल्लू। कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश। थोड़े मोदिनी, गोवा। थय्यम, केरल। कोली, महाराष्ट्र। आई बात आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पक्षों के बीच व्यापार समझौता कहलाता है। मान लीजिए कोई दो पक्ष है, एक पार्टी का नाम मैंने ए रख दिया, एक पार्टी का नाम मैंने बी रख दिया। ए और बी में क्या हो रहा है,
व्यापार हो रहा है। अब ये दो ही जने दो पक्षों की बात करें, अगर इन दोनों के बीच व्यापार हो रहा है तो इसको मैं क्या कहूंगी, पक्षीय व्यापार। आई बात आप लोगों को समझ में? अगर दो पक्षों के बीच में व्यापार होता है तो उसको क्या कहते हैं? द्विपक्षीय व्यापार। ये बहुपक्षीय का मतलब होता है या तीन से अधिक, या अधिक। ठीक है, अगर मैं त्रिपक्षीय की बात करूँ तो यहाँ सिर्फ तीन ग्रुप है। कौन से हमने नाम ले लिया, ए बी और सी। क्या हो रहा है? व्यापार इन तीनों में हो रहा है तो क्या कहा जाएगा? ए बी व्यापार हो रहा है। तीन जनों में हो रहा है, तीन हो रहा है तो क्या कहेंगे? त्रिपक्षीय। बहुपक्षी में तीन या तीन से अधिक। पक्षी में क्या होता है? और बी क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। एकल तरफा, एक तरफा क्या होता है? एक तरफा का मतलब होता है एक देश क्या होगा? विकासशील और विकसित। ठीक है, जब एक देश क्या होगा? विकासशील मतलब डेवलपिंग, अभी वहां पे डेवलप होना क्या है? बाकी है। और एक क्या है? पूरा विकसित यानी डेवलप्ड है। जैसे हम मान लेते हैं अमेरिका। ठीक है, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका एकदम ही डेवलप्ड कंट्री है ना? तो वो क्या करेगा? छोटे छोटे ऐसे देश ढूंढेगा जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी डेवलपिंग है, मतलब विकासशील है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वहां पर व्यापार करेगा। आई बात समय, एक विकसित देश, एक विकासशील साथ क्या करता है? व्यापार करता है और आयात करता है। क्या करता है? आयात करने का काम करता है। हम क्या बोलते हैं? एक तरफा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि और मछली पकड़ने गति क्षेत्र से संबंधित है। इसका मुझे उत्तर बताइए आप। और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर मुझे बताइए जल्दी से। तो यह क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस है? तो ये कौन से क्षेत्र? यह प्राथमिक। देखिए, मछली पकड़ना, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े हुए। तुमको रॉ मटेरियल कच्चा माल मिलता है, तो जितना भी कच्चा माल मिलता है वो कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आई बात आपको समझ? से मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूँ, मैं फल बेचती हूँ। आई बात समझ में? अब फल क्या मुझे फैक्ट्री से खरीदने पड़ते हैं? तो पेड़ से। ठीक है, पेड़ से मैं क्या करूंगी? तोड़ूंगी। आई बात समझ? और मैं क्या करूंगी? मैं जहाँ भी मेरी शॉप होगी मैं वहां सेल कर चली जाऊँ। आई बात समझ? सब लेने के लिए क्या मैं किसी इंडस्ट्री वगैरह में जा रही हूँ? क्या नहीं, मेरा डायरेक्ट संबंध किस रहा है? मेरा नेचर, प्रकृति से मेरा संबंध है। क्या मुझे मान लीजिए मुझे आम बनाना, कि मैं फैक्ट्री में जाके बनाऊंगी कि भैया मुझे आम बना कर दे दो ना? मुझे कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट कच्चा माल मिलेगा। ठीक है, कच्चा माल यही तो हुआ। अब चलिए, मुझे लकड़ियां चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मुझे फर्नीचर बनाना है। ठीक है, बैठने की सीट बनानी है, फर्नीचर बनाना। क्या मुझे सीट ऑलरेडी मिल जाएगी? क्या ये चेयर पड़ी है ऑलरेडी तैयार मिल जाएगी क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूंगी? जंगल में जाके सूखी लकड़ियों को कराऊंगी, फिर उसको घी के अच्छे से। आई बात समझ? पर वो क्या कच्चा माल कहलाएगा? नहीं। कच्चा माल क्या कहलाएगा? जो मेरी लकड़ियां होंगी। आई बात समझ में? तो जितना भी कच्चा माल जो डायरेक्ट हम प्राकृतिक प्रकृति क्या कहेंगे, वो भी काय में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। सब काय में आएंगे? प्राथमिक आएंगे। और अगर मैं द्वितीय क्षेत्र की बात करूँ, ठीक है, देखिए, द्वितीय क्षेत्र क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, मतलब जितना भी कच्चा माल है। अभी मैंने आपको फर्नीचर की बात करी, मैं लकड़ियां लेकर अब मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत सारे लोग बनानी थी, क्या मैं बनाती ही रहूँ? क्या मैं अकेले बनाने बैठूंगी तो कई वर्ष लग जाएंगे इन सारे बच्चों को बनाने के लिए? आई बात समझ में? तो मैं कहाँ जाऊंगी? फैक्ट्री में, जहाँ बड़ी बड़ी और भी
वर्कर्स होंगे जो क्या काम करेंगे, ये करेंगे। कच्चे माल को क्या बनाना, बेचने ना, आई बात समझ में? कच्चे माल को क्या करना, बेचने योग्य बनाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते। और अगर मैं तृतीय क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बीमा, ठीक है। या फिर रेलगाड़ी से हम सामान को क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, रेलगाड़ी या ट्रक, ठीक है। तो यह सारी चीजें काय में आ जाएगी, आपके क्षेत्र में आ जाएगी, है ना। और अगर हम संघ की बात करते हैं, यहाँ क्या होता है, जितने भी हमारे या जो इंडस्ट्री के वर्कर्स होते हैं, उनका क्या होता है, एक संगठित क्षेत्र होता है। आई बात आप लोगों को समझ में? आशा करती हूँ आज मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज इतने क्वेश्चन करवाए हैं, आज अपन अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। मन से वापस लगाने की कोशिश करिएगा, वापस से देखिए, अच्छे से अपने मन से देखने की करने की कोशिश करिएगा।